बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अवेलेबल सबशेल और ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होते हैं? SPDF। तो ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर 4 रूल्स अप्लाई होते हैं और वो ये है: पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, N+L रूल या वाइस वेजर रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आइए अब देखते हैं एक एक करके इसको। तो सबसे पहले है पॉली एक्सक्लूजन। This principle was put forwarded by Wolfgang Pauli in 1925। तो ये वॉल्फगैंग ने पेश किया था 1925 में। इसका स्टेटमेंट ये है: This principle states that in an atom, in an orbital of an atom, किसी एटम के ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, no 2 electron can have same set of 4 quantum numbers. At least one quantum number must be different। तो ये कहता है कि किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होगा, ठीक है, या s ऑर्बिटल होगा या p होगा या d होगा या f होगा, उसमें क्वांटम नंबर 4 होते हैं। तो वो चारों हमेशा कभी भी सेम नहीं होंगे, कम से कम एक अलग होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? तो फर्ज करें, कंसीडर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विच आर प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट शेल। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है 1s2। तो अब ये जो चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर है इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला है n, फिर l, फिर m, फिर s। n क्या चीज़ है? जो हमने यहाँ लिखा हुआ है 1s, ठीक है। तो ये 1 जो है ये हमारा n कहलाता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये s के लिए 0 होता है और चूंकि यहाँ पे ये 1 है तो ये 1 हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 है, दूसरे के लिए भी 1 है। s ऑर्बिटल है इसलिए दोनों के लिए l की वैल्यू 0 हो गई। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये भी दोनों के लिए 0 है। s स्पिन क्वांटम नंबर, ये +½ और ये -½ होता है। ये जो फोर्थ वाला है ये सेम नहीं है, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। सेकेंड लॉ हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, अफ-बॉ प्रिंसिपल। अफ-बॉ प्रिंसिपल जो था, तो अफ-बॉ जर्मन वर्ड है विच मीन बिल्डिंग अप। ये नाम पॉली ने दिया था। पॉली नेम दिस प्रिंसिपल एज अफ-बॉ, ठीक है। तो ये अफ-बॉ साइंसदान का नाम नहीं है, इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग अप। इसका स्टेटमेंट क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विथ 1s ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्ट होते हैं 1s से और एनर्जी फिर बढ़ती जाती है। तो पहले कम एनर्जी वाले अरेंज होते हैं, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले। इसका जो है ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, सिस्टमेटिक स्कीम ऑफ सबशेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो पहले हम क्या लिखते हैं? 1 से लेके 7 तक s, फिर ऊपर से एक p कम कर लेते हैं और एक नीचे से, तो 2p से 6p तक, फिर 3d से 5d, एक ऊपर से यहाँ से कम हो जाएगा, एक एक हर बारी में कम होता जाएगा। तो इस पर ऐसे लाइनें लगा देते हैं 1s 2s पे, फिर यहाँ से, और फिर ये जो है इससे बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कैसे बनता है? पहले सबसे पहले 1s आया तो 1s लिखा, फिर 2s आया तो 2s लिखा, फिर 2p और इसके बाद 3s, फिर 3 ख़त्म हो गया, फिर आगे आना पड़ेगा 3s के बाद आएगा 3p, फिर 4s एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑर्बिटल में जाएंगे। ये कम एनर्जी वाला, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसके बाद है n+l रूल। दिस रूल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन विल फिल अप इन दोज ऑर्बिटल फर्स्ट whose n+l वैल्यू इज़ लोवेस्ट। तो जिसकी n+l वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। इन केस अगर इलेक्ट्रॉन जो है n+l वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों ऑर्बिटल के लिए सेम हो तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो अच्छा, ये भी याद रखने वाली बात है कि ऑर्बिटल s,p,d,f होते हैं। l की वैल्यू या अजीमुथल क्वांटम नंबर s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें अगर 3s है तो ये जो 3 है ये हमारा होगा n। तो अगर मुझे इसका n+l वैल्यू निकालना है 3s का, तो 3 n+l है, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और s की वैल्यू कितनी होती है 0, तो जमा करेंगे 3। ये n+l वैल्यू निकालने का तरीकाकार है। इसमें हम ये एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं n+l का। n+l रूल जो हमने भी पढ़ा उसका एग्ज़ाम्पल ये है। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3d और 4s ऑर्बिटल है, तो हम पहले इसका n+l वैल्यू निकालेंगे। तो ये 3, ठीक है, ये n+l d के लिए 2 होता है, जमा करेंगे 5 आएगा। 4s के लिए क्या हो जाएगा, ये 4 और s 0 होता है l की वैल्यू, तो ये जमा कर, ये n+l वैल्यू निकाल रहे, सही है। तो ये जमा करेंगे तो ये 3d के लिए 5, 4s के लिए 4 आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू n+l की ज़्यादा है। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, 5p और 6s है, दोनों की n और l की वैल्यू, n+l की वैल्यू सेम आ गई। तो जब ये सेम आ जाती है फिर हमें n की वैल्यू देखना होगा। तो ये 5 है, ये 6 है, इलेक्ट्रॉन पहले 5p में जाएगा। Since both p and s orbital have same n+l value, but n value of 5p is lower than 6s, so electron will first enter into 5p orbital। इसके बाद जो रूल है फोर्थ और लास्ट, तो ये इसको कहते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। 1927 में जर्मन फिजिसिस्ट फ्रेडरिच ने पेश किया था, और ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड का मतलब है जो सेम एनर्जी वाले होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास p ऑर्बिटल होता है तो इसके 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, एक px, py, pz। तो इन तीनों को हम कहते हैं डीजेनरेटेड। इसी तरीके से d के 5 सब ऑर्बिटल होते हैं और f के 7 होते हैं। s का सब ऑर्बिटल जो है ना नहीं होता। तो ये क्या कह रहा है, इन अवेलेबल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल pdf, यहाँ पे देखा s नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड सच अवे, इलेक्ट्रॉन इस तरह तरतीब दिए जाएंगे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड, के हाफ फिल हो, ऑर्बिटल आर ऑब्टेन। देखो p में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 6 जा सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और d में 10 जा सकते हैं, f में 14 जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें। लेकिन फ़र्ज़ कर लो हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 6 है, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। अब इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, इसको तो 2 जाएंगे, इसकी बात शुरू होगी। तो ये 2p, इसमें एक इलेक्ट्रॉन x में जाएगा, दूसरा y में, z में कुछ भी नहीं होगा। अगर इसकी बात की जाए 7 की, तो सब में तीनों सब ऑर्बिटल में डीजेनरेटेड ऑर्बिटल जो है वो ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम हाफ फील्ड आने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद x में फिर आएगा। और इसी तरीके से अगर ये है हमारे पास,
तो इसमें एक 1s2 2s2 2p6 तो 2px2, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा 2px1 2py1 2pz1। इससे 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन 3 अब भी बाकी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चौथा वाला है वो इसमें आएगा, 5वां इसमें आएगा, 2 पूरे करेगा और छठा इलेक्ट्रॉन फिर इसमें दाखिल होगा। ठीक है, तो इस कानून का जो है फ़ायदा ये होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल देन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, किससे? अनपेयर्ड से। क्यों? क्योंकि जब अगर ये एक ही साथ है तो ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसलिए अनपेयर इज़ मोर स्टेबल देन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।